नमस्कार दोस्तों, अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हम ना लेक इकोलॉजी के बारे में कुछ बातें पढ़ेंगे। पहला कॉन्सेप्ट है जी एजिंग ऑफ लेक्स। जो लेक है आपकी, लेक क्या होती है जी? लेक और तालाब में क्या फ़र्क है? लेक गहरी होती है तालाब में से। लेक और तालाब दोनों में पानी खड़ा रहता है, बहता नहीं है नदियों की तरह, पर लेक गहरी होती है, तालाब उतना गहरा नहीं होता। आगे है जी एजिंग ऑफ लेक। लेक का बूढ़े हो जाना। देखो जी, एक लेक है, इसमें सरफेस रन ऑफ, ऐसे पानी बह बह के जमा हो रहा है। ठीक, इधर से पानी इवेपोरेट हो रहा है। तो ये जो पानी इधर से आ रहा है, ये अपने साथ कई प्रकार के वेस्ट वगैरह, सीवेज वेस्ट और इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रीकल्चर वेस्ट वगैरह ऐसे ही बहाकर ले आता है। तो ये जहाँ जमता गया तो इधर से पानी उड़ता गया। तो एक स्टेज आएगी कि ये काफ़ी वेस्ट इसमें बढ़ जाएगा और ये पूरा फिलअप हो जाता है। ठीक, और साथ ही ये जो वेस्ट है ना, इसमें ये बेसिकली अगर मान लो कि आपके घरों का वेस्ट है तो उसमें कुछ ना कुछ न्यूट्रेंट ही ना, जो यहाँ के ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वैसे भी यहाँ के ऑर्गेनिज्म उसको खाते हैं तो उनकी बॉडी में रेस्पिरेशन होगा तो CO2 निकलेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की कंजम्पशन होगी। तो धीरे 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 जहाँ पर सिस्टम में क्या होता है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है जी। अच्छा जी, ऑक्सीजन खत्म हो गई तो जीव जंतुओं के लिए खतरा। तो फिर कुछ खास प्रकार के जीव जंतु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अनाएरोबिक अनाएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। मीन ऑक्सीजन के बगैर रेस्पिरेशन करते हैं, ऑक्सीजन के बगैर डिकम्पोजिशन करते हैं। तो फिर वो क्या करते हैं, एज ए रिजल्ट टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं जी, जहर टाइप चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं। तो वो भी सिस्टम के लिए खतरा। तो अल्टीमेटली ये लेक का इकोसिस्टम खत्म हो जाता है जी। इसे कहते हैं जी एजिंग ऑफ लेक्स। थोड़ा थोड़ा पढ़ते हैं जी। ज़्यादातर क्या होता है, लेक में पानी दो तरीके से आता है। एक ऊपर से बहकर आ गया और कभी कभी ग्राउंड वाटर भी धीरे धीरे लेक में जमा होता रहता है। तो लेक में पानी सरफेस रन ऑफ से आया और कभी कभी ग्राउंड वाटर भी इसमें ऐड हो गया। ठीक है जी। तो जो सरफेस रन ऑफ होता है उसमें कई प्रकार के केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जी। मिनरल मैटर होता है, मिनरल मैटर जो वो कि लैंड को इरोड करके अपने में समा लेता है और धीरे धीरे ये मिनरल मैटर झील में भी ऐड हो जाता है। ठीक है जी। तो काफ़ी हजारों सालों के समय में क्या होता है कि द अमाउंट ऑफ एडर मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, ऊपर से सरफेस रन ऑफ के द्वारा ऐड हो रहा मिनरल और प्लस ऑर्गेनिक मैटर, ये इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो फिल कर देता है लेक को फिल कर दिया। इसे कह देते हैं जी एजिंग ऑफ लेक, लेक का बूढ़े हो जाना। मीन लेक की हेल्थ खराब हो गई। ठीक, और क्या होता है जी, तो जब वो ऊपर से बहकर आया न्यूट्रेंट लेक में ऐड हो गया, इससे प्रमोशन होती है किसकी, ग्रोथ ऑफ वेरियस फ्लोरा एंड फोना। जो कई प्रकार के जीव जंतु हैं उनको न्यूट्रेंट मिल गया, इसलिए उनकी ग्रोथ भी प्रमोट हो गई। इसमें एल्गी हो सकता है, एक्वाटिक प्लांट शामिल हो सकते हैं। तो इनकी ग्रोथ काफ़ी अधिक बढ़ जाती है क्योंकि इनको न्यूट्रेंट मिल गए, पोषक तत्व मिल गए। तो इस प्रोसेस को कहते हैं नेचुरल यूथ्रिफिकेशन। यूथ्रिफिकेशन क्या होता है, इंक्रीज इन न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ एन एक्वेटिक सिस्टम। झील का, तालाब का अगर उसमें न्यूट्रिएंट कंटेंट बहुत बढ़ गया, उसे कह देते हैं जी यूथ्रिफिकेशन। अगर तुझे नेचुरल प्रोसेस के द्वारा हो रहा है तो इसे कहते हैं जी नेचुरल यूथ्रिफिकेशन। ठीक है जी, इसमें कई हजारों साल लग जाते हैं। पर आज की डेट में क्या हो रहा है, आज की डेट में ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये ज़्यादा ऐड हो रहे हैं, जल्दी ऐड हो रहे हैं। तो ये न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है जो ये काफ़ी तेज़ रफ्तार से हो रहा है, एक्सेलेरेटर रेट से हो रहा है। मेन कारण क्या है जी, ह्यूमन एक्टिविटी। जैसे देखो, ह्यूमन एक्टिविटी में हमारे घरों का वेस्ट वाटर, सीवेज, ये ऐड हो रहा है जी लेक्स में। इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से आने वाला पानी वो ऐड हो रहा है। और एग्रीकल्चर रन ऑफ, एग्रीकल्चर में आपने मान लो कितने फर्टिलाइज़र वगैरह डाल दिए, तो वहाँ से जब पानी बहकर आएगा तो उसमें भी फर्टिलाइज़र घुल जाएंगे और ये फर्टिलाइज़र अल्टीमेटली किसी वाटर बॉडी में भी चले जाएंगे। तो ये जो इंसानों के द्वारा एजिंग हो रही है ना, इंसानों के द्वारा
ज़्यादा न्यूट्रिएंट ऐड हो रहे हैं झील में, इसे कहते हैं जी कल्चरल यूट्रोफिकेशन। कल्चरल, तो अब आपको कल्चरल और नेचुरल यूट्रोफिकेशन में फ़र्क समझ लग गया जी। ओके जी, तो अब कितना न्यूट्रिएंट ऐड हुआ उस हिसाब से भी हमने लेक को डिवाइड किया हुआ है। अगर तो लेक में वेरी लो न्यूट्रिएंट हैं उसे कहते हैं अलिगोट्रॉपिक लेक। अगर मॉडरेट न्यूट्रिएंट हैं, ठीक ठाक हैं, उसे कहते हैं मेसोट्रॉपिक लेक। अगर बहुत ज़्यादा है, हाईली न्यूट्रिएंट रिच कोई वाटर बॉडी है, लेक है, उसे कहते हैं यूट्रॉपिक लेक। अगर आपके सामने ये 3 शब्द आए, ओलिगोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिएंट कम है, मेसोट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिएंट ठीक ठाक है, मॉडरेट है, यूट्रॉपिक मतलब बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है, ठीक है जी। और इंडिया में क्या हो रहा है ना, ओलिगोट्रॉपिक वाली लेक कम है, ये हैं ज़्यादा दो। इंडिया में या तो यूट्रोफिकेशन हो चुकी है, यूट्रॉपिक लेक है, जब मेसोट्रॉपिक है, मीन यूट्रॉपिक से थोड़ा कम। ओके, इसका मतलब इंडिया में ये समस्या है। क्यों है जी? मेनली ड्यू टू एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। आसपास के एरिया से ये वाले न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक वेस्ट पानी में एंटर हो रहे हैं, ठीक है जी। अब क्या होता है कि जब इतने न्यूट्रिएंट एंटर हो गए तो पानी के अंदर जो ग्रीन एल्गी है ना, वो काफ़ी अधिक ग्रो कर जाती है, उसे कहते हैं जी एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम हो गया जी। जो ग्रीन आपका है एल्गी है, तो वो काफ़ी अधिक ग्रो करती है क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट काफ़ी मिल गए, तो वो सरफेस पर आपको हरा हरा दिखेगा जी। ओके, तो हम कह सकते हैं कि इस लेक में क्या है, एल्गल ब्लूम बहुत अधिक है, इस लेक की यूट्रोफिकेशन हो चुकी है। आप अपने गाँवों में भी कभी कभी देखना, तालाब के सरफेस के ऊपर कैसे हरे हरे ऐसे ब्लूम दिख जाएंगे आपको, तो उसका कारण यही है कि तालाब में काफ़ी यूट्रोफिकेशन हो चुकी है। दिस एल्गल ब्लूम्स कवर सरफेस लेयर एंड रिस्ट्रिक्ट द पेनिट्रेशन ऑफ सनलाइट एंड मिक्सिंग ऑफ गैस। देखो, ये तालाब है जहाँ ऊपर एक लेयर बन गई किसकी, एल्गी की, एल्गल ब्लूम आ गया, एल्गी की लेयर बन गई। अब क्या है, सनलाइट अधिक एंटर नहीं कर पाएगी लेक में, एक बात, और ऑक्सीजन की भी, गैस की भी मिक्सिंग कम होगी, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी इसमें कम जाएगी। तो ये दोनों कारणों से सिस्टम को और खतरा होता है, ठीक है जी। ओके, अच्छा, और न्यूट्रिएंट्स अधिक हैं और पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जीव हैं, तो उनकी रेस्पिरेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। रेस्पिरेशन बढ़ गई, इन्होंने ऑक्सीजन ज़्यादा खाना शुरू कर दिया, पर ऊपर से ऑक्सीजन नहीं मिल रही, ऊपर से आपको सनलाइट भी नहीं मिल रही, ताकि पानी के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सके। फोटोसिंथेसिस से ऑक्सीजन बनती है और रेस्पिरेशन से ऑक्सीजन कंज्यूम होती है। अब देखो, रेस्पिरेशन बढ़ गई, ऑक्सीजन आ नहीं रही और फोटोसिंथेसिस भी नहीं हो रहा जिससे कि ऑक्सीजन जनरेट हो सके, तो नेट जहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। ओके, तो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी के कारण इंक्रीज हो जाती है पॉपुलेशन, किसकी, ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन बढ़ जाती है, तो वो अधिक से अधिक ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है जी। अच्छा, तो जब ये जीव जंतु मर जाते हैं, इनके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसका विघटन करते हैं। तो जो विघटन करेंगे, डिकम्पोज करेंगे डेड ऑर्गेनिक मैटर का, जैसे एल्गी का ही या जो भी ऑर्गेनिक मैटर है उसका डिकम्पोजिशन करेंगे, तो क्या होगा, फिर वो क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, क्योंकि विघटन के दौरान वो रेस्पिरेशन करेंगे जी, ऑक्सीजन यूज करेंगे, क्योंकि बेसिकली वो खाएंगे ही ना ऑर्गेनिक मैटर को, तो उन्होंने और ऑक्सीजन का कंजप्शन कर लिया। तो कहने का मतलब है ऑक्सीजन और कम होगी, रिडक्शन इन ऑक्सीजन और अधिक होगी। बस जी, सप्लाई है नहीं ऑक्सीजन की, और जो है ऑक्सीजन अवेलेबल वो भी ख़त्म होती जा रही है, और ऊपर से अंदर में फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही, क्योंकि ऊपर से एल्गी ने सनलाइट एंटर होने नहीं दी। तो इसके कारण जो पानी के अंदर जीव जंतु हैं, फिशेस हैं, अदर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म हैं, वो सफोकेट कर जाते हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती और वो डाई कर जाते हैं, ठीक है जी। अब जब ये डाई करेंगे तो इनकी बॉडी का फिर विघटन करेगा जी, कौन, डिकम्पोजर। तो ये साइकिल चलने लग जाता है, एक चक्कर चलने लग जाता है, और ऑक्सीजन कम होता जाता है और कम होता जाता है। एक समय आएगा ऑक्सीजन खत्म ही हो गया तो ये सब मर जाएंगे। अच्छा जी, अब क्या है कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उनका फर्दर कैसे डिकम्पोजिशन होता है, अनएरोबिक।
अब ऑक्सीजन वेरी लेस है जी, अनाएरोबिक का मतलब वेरी लेस ऑक्सीजन कंडीशन है। तो इससे ऐसे बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन तो करते हैं पर ऑक्सीजन की एब्सेंस में। जब ऑक्सीजन की एब्सेंस में उन्होंने डिकम्पोजिशन किया तो टॉक्सिन प्रोड्यूस किए। ये क्या है? जहर है अपने आप में, ठीक है जी। और ये टॉक्सिन क्या है? डेडली होते हैं एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए, और एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म को खाया बर्ड्स ने, पक्षियों ने, तो इसलिए उनके अंदर भी ये जहर गया। ओके, तो इस सब के कारण क्या होता है? ऑल दिस लीड्स टू डिग्रेडेशन ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम। एक्वाटिक इकोसिस्टम डिग्रेड हो गया, वाटर क्वालिटी भी खराब हो गई जी, और ऑर्गेनिज्म की डेथ हो गई, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा? एनिमल प्लांट पॉपुलेशन भी इफेक्ट होगी। तो ये जो हमने प्रोसेस पढ़ा, इसकी ये फोटो है जी। टाइम के हिसाब से क्या क्या होता है ये देखो। पहले न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा, ठीक, पहले स्टेप में। दूसरे स्टेप में प्लांट फ्लरिश होंगे क्योंकि उन्होंने न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब किया। फिर एल्गल ब्लूम वगैरह बन गई, ठीक। तो फिर जब इनकी डेथ हुई तो इनकी डिकम्पोजिशन हुई, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हुआ, तो अल्टीमेटली इकोसिस्टम की डेथ हो गई। तो इस सब पॉइंट्स को आपने पॉज करके पढ़ लेना है। जो हमने पढ़ा है उसी का है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो ये प्रोसेस ऑफ यूथ्रोफिकेशन दिखाया गया था जी जहाँ पर। ओके, आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जी, हार्मफुल एल्गल ब्लूम्स। हमने एल्गल ब्लूम पढ़ा जी, एल्गी बहुत अधिक बढ़ गई। पर कभी कभी जैसे ऑक्सीजन कम है तो ऐसे ब्लूम पैदा हो जाते हैं कि जो कि बहुत हमारे सिस्टम के लिए हानिकारक है। हमने पहले पढ़ा कि कैसे अनाएरोबिक कंडीशंस में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसी से संबंधित कंसेप्ट है। देखो पहले थोड़ा पढ़ लेते हैं जी। फाइटोप्लैंक्टन या एल्गी। फाइटोप्लैंक्टन पानी में पाए जाने वाले छोटे छोटे पौधे। फाइटो का मतलब पौधे, प्लैंक्टन का मतलब छोटे छोटे ऐसे पौधे जो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं। एल्गी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो ये माइक्रोस्कोपिक प्लांट होते हैं जो कि पानी में नेचुरली फाउंड होते हैं। क्योंकि ये प्लांट है तो ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो अगर ये फोटोसिंथेसिस करते हैं तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं और फूड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। हमने पहले पढ़ा है कि जो प्लांट होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा फूड खुद बना लेते हैं। तो ये फूड फिर दूसरे एनिमल खाते हैं जी। जो प्लांट को खाएगा तो ये वाला ग्लूकोज उनको मिल गया जी, जिसने प्लांट को खाया। ओके जी। तो अगर ऐसे ही बढ़ने लग जाए जी, न्यूट्रिएंट बहुत अधिक हो गए पानी में, तो एल्गल ब्लूम हो गया जी। मतलब मैसिव इंक्रीज इन फाइटोप्लैंक्टन्स में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना। ओके जी। तो ये जो ब्लूम होते हैं इनके कई प्रकार के कलर हो सकते हैं, पर ज़्यादातर इनका रंग कैसा होता है? रेड और ब्राउन। मोस्ट कॉमन क्या होते हैं? लाल रंग के या भूरे रंग के। इसलिए इनको रेड और ब्राउन टाइड भी कहते हैं, ठीक। तो जो ज़्यादातर एल्गल ब्लूम होते हैं ना वो हमारे लिए हानिकारक नहीं है, पर कुछ ऐसे होते हैं जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं, जहर प्रोड्यूस करते हैं। तो इससे क्या होता है? मरीन लाइफ और ऑर्गेनिज्म भी इफेक्ट होते हैं। तो जो इनको खाते हैं, पक्षी इनको खाते हैं, तो जहाँ जो मछलियाँ इन ऑर्गेनिज्म को खाती हैं, अल्टीमेटली ह्यूमन भी उन मछलियों को खाते हैं। तो इस प्रकार जो फूड चेन में टॉक्सिन एंटर हो गए तो सबके लिए हानिकारक हो गया जी काम। ओके, तो कभी कभी टॉक्सिन इतने अधिक प्रोड्यूस हो जाते हैं कि उस तालाब, उस झील के आसपास क्या होता है? सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है जी। तो इसे कहते हैं जी हार्मफुल एल्गल ब्लूम। एल्गल ब्लूम तो हुआ, एल्गी बहुत बढ़ गई, पर कौन सी बड़ी? जो हमारे लिए हानिकारक है, जो टॉक्सिन प्रोड्यूस करती है। तो हमने पढ़ा कि टॉक्सिन क्यों प्रोड्यूस करती है? क्योंकि अनाएरोबिक कंडीशंस हो जाती हैं, ठीक है जी। तो इन ब्लूम का कलर हरा हो सकता है, ब्राउन हो सकता है और रेडिश ऑरेंज भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म है, उसकी टाइप क्या है, उसकी संख्या कितनी है और पानी किस प्रकार का है। तो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से हरा रंग, ब्राउन रंग, रेडिश ऑरेंज रंग वगैरह हो सकते हैं, ठीक है जी। और याद रहे भी जो ब्लूम होते हैं वो ऑलवेज रेड नहीं होते,
हम इनको रेड टाइड कह देते हैं क्योंकि ये ऑलवेज रेड नहीं होते, ना ही ये टाइड होते हैं, ना ही ये टाइड होते हैं। ये तो बस एक नाम हमने बना लिया है। ठीक है जी, ओके। अगर पानी थोड़ा गर्म है तो उससे ये ब्लूम ज़्यादा बनता है जी, ज़्यादा ब्लूम बनेगा, ब्लूम फॉर्मेशन ज़्यादा होती है अगर पानी थोड़ा गर्म है, तो वो एल्गिल ब्लूम की फॉर्मेशन को फेवर करता है जी। ओके जी, वेटलैंड इकोसिस्टम हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं जी, शुक्रिया, नमस्कार।